चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। तो हमने थर्मोमेट्री पढ़ी, कैलोरीमेट्री पढ़ी, थर्मोमेट्री में टेम्परेचर निकाला, थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री में हीट निकाली। अब हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होती है, हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होती है। तो देखो 3 मीडियम है हीट के ट्रांसफर के, कैसे कैसे पता ही आपको। एक क्या है कंडक्शन, एक क्या है कन्वेक्शन, और क्या है रेडिएशन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ 3 वे, एक 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं बेटा किसके, हीट के ट्रांसफर होने के। ठीक है, पहला तरीका है आपका कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, अब एज्यूम करिए कि मान लीजिए कि ये रॉड है, कोई लोहे की पतली सी रॉड है, और इसके एंड पर मैं एक मोमबत्ती जला दूं। ठीक है, इसके एंड पर मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, और मैं इसके नीचे एक एंड पर यहां पर क्या कर रहा हूं, एक कैंडल को जला रहा हूं, और ये आपकी क्या है, आपकी रॉड है। समझिए, बिल्कुल बेसिक समझिए। हीट ट्रांसफर के 3 तरीके हैं, एक तरीका है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन का भी एकदम बेसिक समझ है, पढ़ेंगे तो और डिटेल में। ठीक है, तो कंडक्शन में होता क्या है, मान लीजिए रॉड है, तो रॉड क्या करेगा, इसके यहां, और ये रॉड इज मेड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जब इसको हीट दिया जाएगा, हीट इसको दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, आप बैठे हुए हो, मम्मी ने आके गर्म चिमटा छुआ दिया, क्या करोगे, वाइब्रेट करोगे, करोगे नहीं करोगे। आपके अंदर हीट आई तो आप क्या करोगे, वाइब्रेशन होगा, मतलब मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। कोई लॉ नहीं है, लॉ फील कर सकते हो, हीट करेंगे तो वाइब्रेशन होगा। आपको भी हीट आके कोई ऐसे छुआ दे तो क्या करोगे, आप वाइब्रेट करोगे। तो इसको हम जब कर रहे हैं, अगर मोमबत्ती से इसको जला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। और देखो सॉलिड है, ये क्या है, रॉड है, तो सारे एटम और मॉलिक्यूल जैम पैक्ड हैं। जैम पैक्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बैठे हो तो यू आर जैम पैक्ड ना, आप अपनी जगह से क्या, आप हिल नहीं पा रहे हो अभी ना, अभी हिल नहीं पा रहे हो। तो इसके क्या, इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, रॉड में एटम मॉलिक्यूल क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है। क्या अपनी जगह छोड़ पा रहे हैं, अपनी जगह छोड़, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, तो अपनी जिस जगह पर है वहीं पे हमने क्या किया, हीट किया, तो अपनी जगह पे बैठे बैठे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर क्या, एक तरीके से वाइब्रेशन का मतलब एक तरीके से क्या, एनर्जी आएगी, मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, हल्का हल्का क्या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आई, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। मैंने बताया आपको, अगर हम हीट करेंगे, हीट से एटम मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा। बात समझ में आई। तो इसका जो ये एंड है, ये वाला एंड, वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, ये वाइब्रेट कर रहा है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो अपना कुछ वाइब्रेशन यहां पर ट्रांसफर करेगा। तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि ये जो ट्रांसफर किया उधर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, इधर वाला वाइब्रेशन ज्यादा। भाई जिसको तो डायरेक्ट हीट किया जा रहा है ना, इसको ज्यादा हीट किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो वाइब्रेट करेगा, और अपना वाइब्रेशन जैसे चेन होती है ना, तो अपना वाइब्रेशन क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से तो ये भी, इसका भी एनर्जी बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ने लग गया। फिर इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है भाई तुम भी हो, तो इसने भी क्या किया, ऐसे करते 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 ये आपका जो हीट है, ये जो हीट है, ये यहां से, ये कौन सा एंड है, ये अगर T1 मान लू और T2 मान लू, ठीक है, तो इनिशियली तो T1 बराबर T2, दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर, ठीक है। और जब ये हीट करने लगा तो T1 टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और ये T2 टेम्परेचर भी तो अभी क्या है, उतना ही है। तो हीट कहां से कहां जाती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसका जो ये एंड है, ये भी क्या होने लगा, वाइब्रेट होने लगा, वाइब्रेट नहीं होने लगा, ये एंड नहीं वाइब्रेट होने लगा, इस एंड के में जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो वाइब्रेट होने लगे, वो थोड़ा ना हिलने लगा ना, ये थोड़ा ना वाइब्रेट, रॉड पूरा नहीं वाइब्रेट कर रहा है,
रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हुई, और काइनेटिक एनर्जी हुई तो टेम्परेचर बढ़ा। अच्छा, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स, आप लोग डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे घर पे कभी तुम लोग मैगी की बनाते हो, नहीं बनाते हो? थोड़ा बहुत करते होगे ना। तो जैसे पैन है, पैन में बेटा जैसे मैगी आप बना रहे हो, इस पे वो जो होता है ना करछुल टाइप का होता है, उसको ऐसे रख के छोड़ गया, ऐसे होता है ना चलाने वाला, रख के छूट गया, तो ये इसके टच में होता है। ये भी एक वेसल है और ये भी क्या है, मेटल है। तो यहां से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होने लगती है, तो इसका जो एंड होता है ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कढ़ाई में बनाते बनाते अगर वो छूट गया तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो फिर क्या होता है, पकड़ो तो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। और जैसे आप देखोगे तवा होता है, तो तवा का जो एंड होता है, तवा तो क्या है, लोहा, और उसका जो एंड होता है वो लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें कंडक्शन हीट ट्रांसफर ना हो। वरना तो जैसे तवा है, तवे में क्या है, तवे में ये पैन लगा जैसे लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक लकड़ी की मुठिया टाइप की होती है ना, तो उसको लगा देते हैं, तो उसको पकड़ते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये भी मेटल का हो जाएगा तो यहाँ तक तो मेटल है, उसके बाद मेटल में क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको पकड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, ये किसके लिए लगाया जाता है, हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो और ये जो हीट ट्रांसफर है, ये हीट जो ट्रांसफर है, इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पोजीशन यहां से यहां जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है। अच्छा, और एग्जांपल समझ सकते हो इसको समझिए। बचपन में हो सकता है आपने शैतानी भी की हो। साइकिल होती है, साइकिल स्टैंड देखा है ना, साइकिल स्टैंड देखा है। इसको हम लोग वेव पढ़ेंगे तो इसको रिलेट भी करेंगे, वेव पढ़ेंगे तो रिलेट भी करेंगे। साइकिल लगी हो तो एक साइकिल गिरी तो क्या सारी साइकिलें गिरती चली जाती हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर। यहां पर हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहां से जा रही है, यहां से यहां पर जा रही है एनर्जी यहां। और साइकिल गिरी तो साइकिल गिरी तो क्या, एक साइकिल गिरी, उसके ऊपर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, ऐसे क्या करती, गिरती चली जाती है। तो एक वेव के फॉर्म में क्या होती, गिरती चली गई। क्या पार्ट, तो क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो क्या पार्टिकल भी ट्रांसफर हुआ, साइकिल थोड़ा उठ के चली जाती है, साइकिल तो वहीं रहती है, अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। यहां पे क्या कर रहा है, यहां का आइटम इसको एनर्जी, इसको एनर्जी, तो अपनी जगह पे रहते हुए एनर्जी का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर और दिस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन, जहां पर पार्टिकल का अपना मूवमेंट नहीं होता है, बट अपनी जगह पर रहते हुए वो हीट का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गई, एकदम बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। इस एंड को गर्म करेंगे तो ये एंड भी हमारा गर्म हो जाएगा। आप सब लोगों ने ऑब्जर्व कभी ना कभी जीवन में किया होगा, एक दो बार जले भी होंगे, सब लोग जले होंगे। मतलब क्या करते हैं, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं ना। तो लाइफ में जब एक बार जल जाओगे तो अगली बार ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कंडक्शन। समझ में आया सबको, बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो इसमें, अच्छा मीडियम, इसमें कंडक्शन होने के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड, कंडक्शन के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है, अपना जो एटम या मॉलिक्यूल है अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे। सेकंड पे आ गए हम, अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझ लो। सेकंड पे आ गए कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन देख लो, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमको बेसिक समझना है ना, इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो जैसे वेसल को आप गर्म करते हो, वेसल में पानी वगैरह को गर्म करते हो, तो जो ये हीटअप हो जाता है तो ये पार्टिकल कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ये हीटअप हुआ तो जो गर्म हवा होती है या गर्म पार्टिकल हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर आ गए, और ठंडे पार्टिकल नीचे आ गए। तो जब भी आपने गैस में चाय बनाई होगी या पानी को गर्म किया होगा तो उसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पार्टिकल क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो ये ऊपर आ गया और ठंडा वाला नीचे हो गया। तो गर्म और एक समय के बाद पूरा पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। यहां पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है,
बट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी पोजीशन मूव कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हमने हीट दी, काइनेटिक एनर्जी अभी भी आई, काइनेटिक एनर्जी आई, बट एटम और मॉलिक्यूल इस केस में फ्री टू मूव होते हैं। क्या होते हैं अपने, भाई लिक्विड है तो लिक्विड में मूवमेंट पॉसिबल है, सॉलिड में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड में क्या होगा, कंडक्शन, और लिक्विड में क्या होगा, कन्वेक्शन। अब किस किस में होगा वो अभी पढ़ेंगे, अभी बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन के प्रोसेस में पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ दी, पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ दी, प्रोसेस वही है। हीट किया, काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो टेम्परेचर हमारा बढ़ा, दूसरा पार्टिकल आया वो भी हीट हुआ, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आई तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमारा मीडियम रिक्वायर्ड है, यस मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम तो रिक्वायर्ड है, तभी ये क्या हो रहा है, पार्टिकल आपका ऊपर से नीचे मूव कर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ये डिटेल स्टडी इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बस इतना ही जानना है, ठीक है। रेडिएशन, तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सन, सन की रेज आ रही है, सन की रेज आ रही है, और सन की रेज अर्थ पे आ रही है तो क्या कर रही है, हीटअप कर रही है, ठीक है। एक बात और समझना कि उसके रेडिएशन के लिए जैसे सन है, और सन से क्या कर रही है हमारी रेज वगैरह मतलब आ रही है, और ये क्या कर रही है, ये जो होती है, ये जो सन की रेज होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में आती है। सन से जो रेज आ रही है वो ऐसे ऐसे नहीं आ रही है, मतलब वो वेव के फॉर्म में आती है, बट उसको हम स्ट्रेट लाइन ही मानते हैं, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही वो ना, लेकिन उसको मानते हैं क्या है, स्ट्रेट लाइन। और जब तुम कंडक्शन और कन्वेक्शन बोलते हो, कंडक्शन या कन्वेक्शन, तो उसको बोलते हैं इररेगुलर पाथ। हीट जो ट्रांसफर होती है वो उसका जो पाथ होता है वो इररेगुलर है, और रेडिएशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट लाइन भी छोड़ो, इसको बोलो रेगुलर पाथ है। क्या है, ये रेगुलर पाथ है। और ये क्या है आपका, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है, अभी लिखा देंगे सब, इसमें क्या होता है, इररेगुलर होता है, इसमें क्या होता है, इररेगुलर होता है। दूसरी बात, अब ये बताओ जो सन की क्या है, जो सन से रेज आ रही हैं उनकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपने मोमबत्ती लिया और रॉड को क्या किया, हीट करना मान लीजिए स्टार्ट किया, ठीक है। ये तो इसके ये एंड क्या हो गया, ये एंड हमारा हीटअप होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रोसेस है हीट का ट्रांसफर, ये आपका हमेशा क्या, इसको बोलते हैं स्लोएस्ट। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, कंडक्शन का प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है। मोमबत्ती लगाई, हीट किया, ये हीट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट किए, हीट को ट्रांसफर किया, इसने किया इसको, फिर ये करेगा इसको, फिर ये करेगा इसको, धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बट रेडिएशन में जो रेज आ रही हैं, रेज की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में देखो कितना तेजी से स्पीड से आ रहा है, हीट आ रही है, हीट आ रही है ना, साथ में रेज आ रही है तो हीट आ रही है। तो रेडिएशन का जो प्रोसेस है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, मैक्सिमम है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसमें मैक्सिमम है, रेडिएशन में हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। और इसमें समझ लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें मिनिमम, और ये बीच में होगा कन्वेक्शन, ठीक है। तो क्यों रेडिएशन में ज्यादा है, क्योंकि जो लाइट एनर्जी है वही आपकी हीट एनर्जी लेके आ रही है, भाई वही तो एनर्जी है। E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, और ये क्या होगा, Sc/λ। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, उसको छोड़िए। बस आप ये समझिए कि रेडिएशन में जो होता है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। ये बेसिक समझ में आया, एक एक दो लाइन लिखा देता हूं। एक हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, तीसरा हो गया रेडिएशन। कंडक्शन के लिए हमारा मीडियम रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के दौरान ही हीट को अपना ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और जो पाथ होता है हीट ट्रांसफर का वो इररेगुलर होता है, ठीक है। कन्वेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, और इसमें मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है। किस में पॉसिबल है, सॉलिड में पॉसिबल है, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपनी जगह नहीं छोड़, तभी तो वो सॉलिड है। अगर वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं तब तो वो लिक्विड हो गया।
अब कन्वेक्शन में आ गए, तो कन्वेक्शन में जो एटम्स और मॉलिक्यूल अपनी जगह क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, और चेंज करने के दौरान ही क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। और हीट ट्रांसफर हो क्यों रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि हम हीट देने से सारे एटम्स और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसके अंदर क्या होती है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाकी रेडिएशन, रेडिएशन के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसका एग्जांपल यही है कि सन से आपकी रेज आई, रेज कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है इसमें, मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए तो 2-4-5 लाइन हम लोग लिखते हैं। लिखिए हीट, दोबारा से हीट की एक्सप्लेनेशन लिखिए, हीट किसे कहते हैं। समझते चलेंगे, बिल्कुल बेसिक समझते चलिए। अच्छा, रटने वाला कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं रटने वाला। आपको समझ में आ रहा है ना, फील हो पा रहा है, रिलेट करते चलो। जैसे मॉलिक्यूल है, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में वाइब्रेशन होना चाहिए। हो रहा है, सो रहे सब लोग, सो जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो, है ना। कौन सो रहा है, गौरव सो रहे हो, सो मत बेटा, तुम सो कर मैं भी सो जाऊंगा। चलो लिखो हीट, हीट लिखिए। अरे कोशिश करिए कि क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट बन जाए, तो घर जाके केवल सवाल ही लगाइए। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीजों को रिपीट करना, और चीजें अब टफ है ही नहीं ना। अब फिजिक्स आपकी बहुत इजी है, पूरी फिजिक्स मैं बता रहा हूं, बहुत इजी है, पढ़ोगे हो जाएगा सवाल, बिल्कुल 100% हो जाएगा। बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, इससे डिटेल में ना किताब में दिया ना कहीं दिया है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप भी कोशिश करिए, क्योंकि एक की कोशिश करने से नहीं होगा ना। एक पहिया मैं हूं गाड़ी का, एक पहिया आप हैं, जब दोनों लोग चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी। एक के चलने से कुछ नहीं, ना आप ही के चलने से अकेले होगा ना मेरे चलने से, जब दोनों लोग साथ में चलेंगे ना तब डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। और आपको मैं पहुंचा दूं फिर मैं वापस आ जाऊंगा मेरा काम वहीं तक है। चलिए लिखिए हीट, हीट लिखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ, एक बच्चा यहां आ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा, जगह है वहां पे, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, आ जाओ। क्या तथी नाम है तुम्हारा, इधर बैठो बेटा, आप इधर आ जाओ, बैग वगैरह आगे रख दो। टाइम से आया करो, रेगुलर आया करो, एक एक 2 दिन आओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है ना, उससे कोई फायदा नहीं है बेटा, रेगुलर रहो, एटलीस्ट अब रेगुलर रहो सब लोग ना। अब टाइम आ गया है, टाइम हैज कम। चलिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from one point to another, one point to another, due to heat is a form of energy, heat is a form of energy, heat is a form of energy which flows from one point to another due to temperature difference, due to temperature difference। फिर नोट करके लिखिए, नोट, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, दिस इज द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का लॉ क्या कहता है, हीट ट्रांसफर कहां से होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पता है आपको। नेक्स्ट लिखिए, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 ways, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 ways। लिखिए कंडक्शन, फर्स्ट लिखिए कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 ways, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर लिखिए, पहली हेडिंग डालिए कंडक्शन, पहली हेडिंग डालेंगे कंडक्शन। कंडक्शन में लिखिए, ये वाला डायग्राम बनाया था जो मैंने अभी पढ़ाया था, तो ये आपका हो गया, ये आपकी रॉड है,
और रॉड में क्या हो रहा है, आपका हीट फ्लो हो रहा है, और ये आपके एटम और मॉलिक्यूल हैं। लिखो, ऑल एटम इन 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 अ रॉड, in a rod all atoms and molecules are tightly packed. In a rod all atoms and molecules are tightly packed. Tightly packed. When we heat one end of the rod, when we heat one end of the rod with a candle, when we heat one end of the rod with a candle, हटा दो, हीट कर रहे हैं तो किसी भी चीज से हीट कर सकते हैं। when we heat one end of the rod, atoms and molecules of that end start vibrating so the kinetic energy will increase. Kinetic energy will increase and they transfer this energy to the nearby atom, ठीक है, नियर बाई एटम, बस आगे समझ लेना, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर लिखो, इन कंडक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड, इन कंडक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड, इन कंडक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, और पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू another, energy is transferred from one point to another, but the particle is not displaced, energy is transferred from one point to another, but the particle is not displaced. पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। सेकंड लिखो, कन्वेक्शन लिखिए, कन्वेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संवहन, क्या बोलते हैं, नहीं याद है, क्या बोलते हैं बच्चों, संवहन ही बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन को, हाँ, चालन, संवहन और विकर्ण। हाँ देखो कितना टफ है, बोलते ही वही। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, कन्वेक्शन समझ में आ रहा है। बस इतना, हिंदी मीडियम वालों को इतना ही कन्वर्ट करना है, बाकी सारी चीजें तो प्रोसेस हो ना चेंज हो जाएगा भाई। इसको चाहे कन्वेक्शन बोलूं चाहे संवहन बोलूं, जो हो रहा है वो तो यही होगा ना। जैसे घर का नाम होता है और बाहर का नाम होता है ना, तो आदमी थोड़ा ना चेंज हो जाता है, पर्सन वही है। जैसे आशुतोष कुमार बाहर का नाम है और सोनू उसके घर का नाम है, तो पर्सन तो एक ही है ना, नाम अलग अलग है, तो चीजें नहीं चेंज होती हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो ये समझें कॉन्सेप्ट नहीं चेंज है, केवल नाम में हल्का फुल्का अंतर है, नाम समझ लें बस, कॉन्सेप्ट उनका मजबूत है। नेक्स्ट लिखिए, कन्वेक्शन में क्या है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। लिखिए, मीडियम इज रिक्वायर्ड, जल्दी करेंगे बच्चों, मीडियम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड। पार्टिकल क्या होता है, डिस्प्लेस हो पाता है। मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम energy transferred from one point to another and particle get displaced,
पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। नेक्स्ट लिखो, कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर लिखो रेडिएशन। नेक्स्ट लिखेंगे रेडिएशन। कंडक्शन इज पॉसिबल, सॉलिड में लिख लीजिए एज ऑफ नाउ, लिक्विड गैस का मैं समझाऊंगा। कंडक्शन इज पॉसिबल, कंडक्शन किसके लिए पॉसिबल है, सॉलिड के लिए पॉसिबल है अभी आपके लेवल पे। जहां पर होता तो वैसे तीनों में है, सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में होता है, मतलब ब्रॉडर एंड पे, लेकिन सिलेबस में मिलेगा तो दिखाऊंगा, वरना सॉलिड में रहने दो। सॉलिड के लिए लिखिए अभी आप, कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड, और कन्वेक्शन किस में पॉसिबल है, लिक्विड एंड गैस में। रेडिएशन लिखिए, रेडिएशन। रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, सन से देखो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अपने साथ क्या लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है। और ये तो आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जितनी भी इस पृथ्वी पर है वो क्या है, वो सन की ही एनर्जी है। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे कोई वेजिटेबल है, चाहे कोई इंसान है ना, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो किसकी वजह से है, सन की वजह से है। अगर सन खत्म तो हम खत्म, सारी एनर्जी सन की वजह से ही है। भाई सन से आया वो तो क्लोरोफिल वगैरह लगा के भाई वो बना, मतलब सब्जी वब्जी बनी तुम लोग की, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपने कंज्यूम किया तो आपके अंदर भी एनर्जी आई ना। तो और वो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली सन की, अगर सन ही नहीं होगा तो फिर सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनिमल्स जैसे बहुत लोग खाते हैं, तो मान लो अगर आप वो खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर वो भी, अगर एनिमल्स भी हैं तो एनिमल्स भी तो फूल पत्ती खा ही रहे हैं। अगर फूल पत्ती ही नहीं होंगे तो फिर कहां से हो पाएगा, तो सारा कहां से आ रहा है, अल्टीमेटली जो सारी एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। ये तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है, अच्छा चलो सोचना फिर इस बात को, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सही कह रहा हूं। सारी एनर्जी हमारी क्या है, सन की ही है, और कोई एनर्जी नहीं है। चलिए रेडिएशन, और सारी एनर्जी तो हमने बनाई है ना अपने आप से, सन खत्म तो सारी एनर्जी भी खत्म। रेडिएशन, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे जनवरी में। एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट लिखिए, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम बाई रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम बाई रेडिएशन। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, हाँ 3 × 10⁸, मतलब सबसे ज्यादा है इतना। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मॉलिक्यूल भी इतनी तेजी से भागते होंगे जब कंडक्शन, भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा रफ्तार है। क्या आप सोचते हैं कि अगर इसके एंड को मैं हीट कर रहा हूं तो इतनी तेजी से ये वाइब्रेट करके इधर भागेगा, नहीं भागेगा, इतना तेजी से ट्रांसफर नहीं होगा। किसमें, कंडक्शन में, या कन्वेक्शन में भी। कंडक्शन में, कन्वेक्शन आप पानी गर्म कर रहे हैं, क्या उस पार्टिकल की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, नहीं है, बहुत ज्यादा है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड है। क्या उतनी स्पीड से वो जाता है, समझ पा रहे हो ना आप लोग। पार्टिकल आप गर्म कर रहे हो, पानी गर्म करके इतनी तेजी से मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, बट रेज मूव करती है, रेज तो मूव कर रही है। तो आपका हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेडिएशन में ही सबसे ज्यादा होगा। क्या इस बात को रटना है या समझ चुके हैं, समझ गए ना। चलो, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम बाई रेडिएशन। नेक्स्ट लाइन से इसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम इन रेडिएशन and lowest in conduction. Lowest in conduction. Rate of heat transfer is maximum in radiation and lowest या slowest लिखो, क्या लिखिए, slowest। slowest किस में होता है, कंडक्शन में, ठीक है, slowest in conduction। चलिए
ये तीनों बेसिक हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों हमने समझ लिया। अब दोबारा से हेडिंग डालिए कंडक्शन, फिर से हेडिंग डालेंगे कंडक्शन। कंडक्शन से दोबारा हेडिंग डालेंगे। दोबारा से हेडिंग डालने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए कि एक ये एंड है, बना लीजिए, डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए रॉड का एक एंड है, इसको लिखते हैं हॉट रिजर्वायर, और ये कोल्ड रिजर्वायर। मतलब यही है कि ये हॉट एंड है और ये क्या है आपका कोल्ड एंड है। तो T1 टेम्परेचर ज्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है। बीच में हमने क्या रख दी, एक रॉड रख दी, इसको बोल दिया T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट ट्रांसफर कहां से होगा, आपको पता है कि ये हॉट है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, और वाइब्रेट कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, और अपना वाइब्रेट करेंगे तो बगल को भी वाइब्रेट कराएंगे। जैसे आप शैतानी करेंगे तो बगल को भी करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि ये क्या हो गया, हाँ ये इसको बनाइए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है, ये बताइए कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, हीट क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो एक बात और समझेंगे, तो हीट क्या, यहाँ पर मैं बोल दूं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है L। तो क्या हर एक लेंथ पे टेम्परेचर सेम होगा, सेम नहीं होगा। जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और अगर इधर से इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा होगा। तो टेम्परेचर जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी को हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ रहे हैं ना, याद नहीं करना। जैसे टेम्परेचर जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो उस वेरिएशन को हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। और समझिए कंडक्शन में एक बात और समझिए, कंडक्शन में हमने इसको हीट किया, यहाँ पे कैंडल लगा दी, कैंडल से क्या कर रहा है, ये एंड हमारा हीट हो रहा है और ये हीट हो रहा है। तो अगर मैं इसको ब्लॉक्स में तोड़ लूं तो ये अपना हीट इसको दिया, फिर ये हीट इसको दिया, ये हीट इसको दिया, ऐसे हीट क्या हो रही है हमारी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। और मान लो ये T1 है और ये मान लीजिए T2 है, तो क्या कोई समय ऐसा आएगा कि ये जितना गर्म है उतना ही गर्म ये भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझो, ये एंड क्या रहेगा, एक समय आएगा, एक समय आएगा जी जितनी हीट इसको मिल रही है, हीट हर एक का एक स्टडी स्टेट होता है। हर इसका जैसे रॉड है तो रॉड का क्या होगा, एक स्टडी स्टेट होगा। अगर मैं केवल इसके ब्लॉक के बारे में बात करूं, मान लो रॉड को मैं 3 सेक्शन के बारे में बोलूं, ये बोलता हूं कि मैंने इसको कितनी हीट दी Q1, और यहां से निकला Q2 और यहां से निकला Q3। देखो यहां से हीट दे रहा हूं ना, हॉट रिजर्वायर है और यहां पर कोल्ड रिजर्वायर है, तो एक स्टडी स्टेट आएगी। बेटा वाइब्रेट करने की भी क्या है, एक क्षमता है। वाइब्रेट कर रहा है, बगल वाले को भी क्या वाइब्रेट करा रहा है, तो वाइब्रेट कराने की भी क्या है, एक क्षमता है। जब तक बगल वाले का वाइब्रेशन, भाई इतना थोड़ा ना इसके अंदर ताकत है कि यहाँ पे जो हीट कर रहे हो उतना हीट यहाँ पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। इसका मॉलिक्यूल हमेशा ही क्या करेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई ये डायरेक्ट हीटिंग हो रही है, बात समझो, इस वाले पॉइंट की क्या है, डायरेक्ट हीटिंग हो रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही क्या करेगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगी कि जो टेम्परेचर यहां वही टेम्परेचर यहां, ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होगी। भाई ट्रांसफर करेगा भी तो कुछ ही तो ट्रांसफर करेगा,
मतलब ट्रांसफर करने का मतलब ट्रांसफर तो करेगा, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो बेटा हर एक सेक्शन का फिक्स है। भाई वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड पार्टिकल अपना जगह तो छोड़ नहीं सकता है, जगह तो छोड़ नहीं सकता है, केवल वाइब्रेशन को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। वाइब्रेशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि यहां पे जितना वाइब्रेशन हो रहा होगा वहीं पर उतना ही वाइब्रेशन दूसरे सेक्शन में भी हो रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके वाइब्रेशन का कुछ इफेक्ट यहां पे आएगा, इसके वाइब्रेशन का कुछ इफेक्ट यहां आएगा, और कुछ इफेक्ट यहां आएगा। और जब ये चेंज हो रहे होंगे, जब ये चेंज हो रहे होंगे तब इसको बोलेंगे वेरिएबल स्टेट। क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्टेट। लेकिन किसी टाइम पर एक हीट करने के बाद ये क्या होगा, ये जो रॉड है अपनी स्टडी स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्टडी स्टेट। तो उस स्टडी अचीव स्टेट को एज्यूम करने के बाद भाई वाइब्रेट करने की भी तो एक क्षमता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगा। उस स्टडी करने के बाद ये और ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, तो टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा, ये अपनी स्टडी स्टेट को अचीव कर लेगा। और जब ये रॉड स्टडी स्टेज में होगा तब जो हम इसको हीट देंगे, हीट इन बराबर हीट आउट, हीट इन बराबर हीट आउट। जितनी एनर्जी इसको देंगे उतनी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, जितना हम इनपुट एनर्जी देंगे उतना ही हमारी आउटपुट एनर्जी होगी। ये हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, जितना भी पढ़ाई करेंगे ना उसमें दिया होगा कि रॉड जो है इज ऑन स्टडी स्टेट। रॉड जब स्टडी स्टेट में है तो जितनी हीट हम रॉड को दे रहे हैं उतनी एनर्जी मतलब रॉड से बाहर भी निकल रही है। तो वो क्या टेम्परेचर बढ़ा देगा एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद टेम्परेचर को राइज नहीं कर पाएगा। तो जब टेम्परेचर को राइज नहीं कर पाएगा तो वो कौन सी स्टेट कहलाएगी, वो कहलाएगी स्टडी स्टेट। और वंस द स्टडी स्टेट विल अचीव, जब स्टडी स्टेट हमारी एक बार आ जाएगी तब उसको हम और ज्यादा हीट करते रहें। अगर हम और ज्यादा हीट करते रहें तो जितनी हीट दोगे उतनी हीट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, उतनी अब वो उसके टेम्परेचर को राइज करने में यूज नहीं होगी, क्योंकि उसकी एक क्षमता है। वाइब्रेशन की भी क्या है, एक क्षमता है हर एक क्रॉस सेक्शन की। देखो और थोड़ा डिटेल में समझो, इसको समझते चलो बेटा। देखो अभी हम करेंगे ना, अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो है बेटा ये सेक्शन, इस सेक्शन के हर एक एटम का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। इस क्रॉस सेक्शन के भाई यहां से निकल रहा है ना ये हीट, तो यहां पर ये जो मतलब वाइब्रेशन होगा इस क्रॉस सेक्शन में वो क्या होगा, वो हमेशा ही सेम होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और इस वाले क्रॉस सेक्शन का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं होंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्रॉस सेक्शन सेम, ये क्रॉस सेक्शन सेम, ये क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन ये नहीं है कि ये बराबर ये, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो उस पे टेम्परेचर सारे एटम्स और मॉलिक्यूल का क्या होगा, सेम होगा। और जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम तो होगा ही, इसके बराबर ये हो ही नहीं सकता। तो एक हमारी स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी। वाइब्रेशन ट्रांसफर हो भी रहा है तो उसका क्या है, एक हमारा स्टडी, जब तक वो वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर हर एक सेक्शन का क्या, भाई इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया इसको हीट करना, तो ये अपनी हीट इधर ट्रांसफर किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर ट्रांसफर किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर ट्रांसफर कर दिया बढ़ गया, फिर ट्रांसफर कर दिया बढ़ गया। अब उसके बाद एक जो जब बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, की अभी बढ़ रहा है। बट एक स्टेट ऐसी आएगी कि बढ़ बढ़ा के अपना बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, अब फिक्स है भाई, अब हम इससे ज्यादा टेम्परेचर अपना बढ़ा नहीं सकते, सारे आइटम कहेंगे बस हम और हीट क्या करेंगे, हम अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं कर सकते। तो जितनी हीट हम यहां पर देंगे उतनी हीट यहां पर निकलेगी, हीट इन बराबर हीट आउट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अभी इसको सेक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को आइसोथर्मल सरफेसेस भी बोलते हैं या आइसोथर्मल क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, शब्द का मतलब जहां पे टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो जब हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है,
तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा एज्यूम करो, मोमबत्ती को जलते सबने देखा है, ठीक है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो देखो कैसे होता है, रात में देखो जरा आप मोमबत्ती को जलते हुए, ऐसा लगेगा जैसे सर्किल सा क्या हो रहा है, पूरा स्फेयर सा क्या है, स्पेयर, मतलब जो उसकी लौ जल रही होती है, एज्यूम करिए सब लोग जलते देखा सबने, ठीक है। रात में जल रही होती है, तो जब उसकी फ्लेम जल रही होती है तो आसपास में क्या होता है, जैसे गोला सा लगा होता है ना, मतलब सर्कुलर स्पेस में क्या होती है, ऐसा नहीं कि एक साइड में जल रही होती है, पूरा क्या होता है सर्कुलर, उसमें जल रहा होता है। तो उसका क्या होता है, उसमें देखो सरफेसेस होती हैं, उसमें क्या है, सरफेसेस हैं। कैसी सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस है। कैसी है, स्फेरिकल सरफेस है। और अंदर की लो कैसी होती है बेटा, अंदर की लो होती है एकदम डार्क सी, और धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो अंदर हीट तो अंदर है ना, और उसके जो सबसे पास की जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा। और जो पूरी स्फेयर, चाहे उसको इधर से छुओ चाहे इधर से छुओ, आप टेम्परेचर क्या होगा, पूरे मोमबत्ती जो है वो जल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दिखाएं क्या तुम लोग को, अभी उधर जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। समझ पा रहे हो कि दिखाऊं, हाँ? अरे लॉस कराते हो टाइम का तुम लोग, और कुछ नहीं। चलो एक बार देखते हैं, नहीं देखो नहीं, उसमें मिलेगा नहीं, फायदा नहीं समझ लो, ऐसे ही समझ लो, अभी दिखा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि सारे स्फेरिकल सरफेस हैं। तो इसमें क्या है, मोमबत्ती जब जल रही है, मेरी बातों को सुनिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से समझिए बातें, नहीं बच्चों। बिटिया, अलका के बगल जो बैठी हो, क्या नाम है तुम्हारा, अलका आई नहीं है, क्या नाम है इसका, हाँ तुम्हारा क्या नाम है, क्लास किधर चल रही, इधर की उधर, उसको दिख नहीं रहा है तो वो घूम लेगी, इधर उधर हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, तुम इधर हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो कि ये जो है मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, तो वो क्या कर रही है, उसकी जो आइसोथर्मल सरफेसेस बन रही है, कैसी बन रही है बेटा, स्फेरिकल बन रही है। तो स्फेरिकल आप ऐसा एज्यूम करके देखिए, टेम्परेचर उसकी लॉ हर तरफ से देखो तो कैसी दिखाई देगी आपको, एक जैसी दिखाई देगी ना, और अंदर की डार्क रहती है और बाहर धीरे धीरे क्या होती है, कम, एकदम अंधेरा हो रखा है उसके अंदर, तुम मोमबत्ती जलाओ, बिल्कुल अंधेरा है, मोमबत्ती जले, तब आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे ना, उसकी लॉ को क्या करोगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम, ठीक है। तो जो आपकी स्फेरिकल सरफेस है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, सेम होगा। और अगर मैं उसमें बोलूं तो उसमें क्या होगा, जो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। कैसा बन रहा है, स्फेरिकल। वहां तक नहीं जाते हैं अभी, अभी हम लोग पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, यहां तक अभी नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैंने कहा अभी नहीं पढ़ाऊंगा तुमको ये। हम यहां तक पहुंचे कि रॉड है, रॉड को हमने एक एंड को हीट किया, एक एंड को हीट किया तो इसका टेम्परेचर पहले दोनों का क्या था, बराबर था, एक एंड को हीट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इसका वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा तो इसने वाइब्रेशन को अपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते 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 एक समय ऐसा आया कि इसने कहा कि सारे मॉलिक्यूल ने कहा भाई हम अब और ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर क्या हो गया, हर जगह का हमारा फिक्स हो गया, जब इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। और जब टेम्परेचर हमारा थ्रू आउट द रॉड वेरी कर रहा होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। और जब स्टडी स्टेट अचीव कर लेती है रॉड, तो जितनी हीट हम इनपुट करते हैं उतनी हीट क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। तो यहां पे समझ लीजिए कि अगर मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, इसके 3 क्रॉस सेक्शन है, यहां से मान लीजिए हीट निकल रही है, ठीक है, Q2 और Q3, और यहां से हमने हीट दिया। और अगर ये जो रॉड है किसमें है, स्टडी स्टेट में है, स्टडी स्टेट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। किस केस में कह सकते हैं, स्टडी स्टेट में। बस यही हमको समझना है, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। चलिए, तो क्या क्या लिखा आप लोगों ने, ये बना लिया, ये बना लिया। चलो प्रोसेस से लिखाता हूं मैं, कुछ लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे लिखाऊं मैं, कुछ नोट करना है, चलिए मत नोट करिए, इसको बनाइए, मैं बताऊं, या मिटा ली दो इसको,
हेडिंग डालिए टेम्परेचर ग्रेडियंट, कंडक्शन में ही छोटी हेडिंग, हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे हैं, कंडक्शन में छोटी हेडिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का बनाइए। ये हो गया आपका T1 और ये क्या हो गया T2, और मान लीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है 0 से लेकर L, और ये हो गया आपका T1 डैश और T2 डैश। देखिए बात समझिए थोड़ी सी, जैसे ये रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है L, और ये T1 टेम्परेचर पे है, वो T2 टेम्परेचर है, x डिस्टेंस में मैंने dx लेंथ का एक एलिमेंट माना, dx लेंथ का एक एलिमेंट माना, और इस एंड का टेम्परेचर मैं कह रहा हूं क्या है T1 डैश, T1 डैश, ठीक है, और T1 डैश, ठीक है, और जब इस एंड का टेम्परेचर कितना है T1 डैश, तो इस वाले एंड का दूसरा जो एंड क्या है आगे, वो कम होगा T1 डैश से कि ज्यादा होगा, कम होगा, और कितना कम होगा मैं उसको बोल रहा हूं, ये T1 डैश से कितना कम होगा, dt कम होगा, क्या होगा dt, टेम्परेचर हमारा कम होगा, ठीक है, कम होगा, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dt बाई dx, dx टेम्परेचर में, dx लेंथ में हमारा कितना टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, dx लेंथ में कितना टेम्परेचर कम हो गया, dt टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे dt बाई dx, इसको क्या बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी हेडिंग भी लिख लो, अरे मतलब डेफिनेशन लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, the rate of change of temperature with respect to length rate of change of temperature with respect to length is, हाँ बस यही, is temperature gradient, is temperature gradient, is temperature gradient। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन, स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन। हाँ बनाना है, जल्दी करो। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझते चलो बच्चों, नहीं तो पढ़ाने को तो ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाओगे फिर। चलिए आगे चलें, अब तक जो पढ़ाया समझ में आया, पढ़ते रहो ना, कोई चारा नहीं है, बेचारे हो जाओगे। चलो स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन, कुछ बच्चे रट के सवाल कर लेते हैं फिर बड़े खुश होते हैं। स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन, स्टडी स्टेट ऑफ कंडक्शन। चलिए डायग्राम बना रहे हैं, इसको बनाते जाइए, समझा चुके हैं दोबारा फिर समझा देंगे।
मान लीजिए कि ये है और इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहां से यहां हीट गई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। चलो बता ही देते हैं। तो समझ लीजिए इसको मैंने मान लीजिए हीट करना स्टार्ट किया। ये मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये भी कितना था, 20 डिग्री। भाई रॉड है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे होगी, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों एंड किस पे थे, 20 डिग्री पे थी और इसका एक एंड मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला एंड था वो किस पे हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, ठीक है। और यहां पर कोई जगह है 3 मान लीजिए, तो ये आपका मान लीजिए हो गया, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया कितना, 22 डिग्री। भाई टेम्परेचर एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगा ना इस वाले एंड का, यहां पर 30 हो गया, यहां पर 25 और यहां पर 22 और हीट हुआ तो यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 हुआ और यहां पर कितना पहुंचा, यहां पे मान लीजिए आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे मान लीजिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। फिर हमारा इंक्रीज और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे हो गया आपका मान लीजिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे हो गया आपका मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इंक्रीज हुआ तो यहां पे पहुंचा 60 डिग्री और यहां पे पहुंचा 45 डिग्री और यहां पे पहुंचा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसने बोला भाई देखो अब हमारी क्षमता है, हम इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेट है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट, ठीक है। और अच्छा और हीट किया तब क्या हुआ, 60, 45 और 40, ठीक है। तो ये जो स्टेट है इसको क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट। भाई हर चीज की क्षमता है ना, अगर हम इससे ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इतनी ही क्षमता है। अब इसको हीट देते रहोगे तो दूसरा एंड क्या होगा, उतना गर्म नहीं होगा। चाहे तो एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो लास्ट वाला एंड है हमेशा ही जिस एंड को, अच्छा इस चीज को आप फील कर पा रहे हो ना, अगर जो एंड है कोई रॉड है उसको हीट कर रहे हो तो जिस एंड को हीट कर रहे हो वो तो हमेशा ही ज्यादा गर्म रहेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है बेटा। इसको बहुत ज्यादा हीट होगा तो अल्टीमेटली तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, अल्टीमेटली तो ये क्या होगा, अपनी सॉलिड की प्रॉपर्टी ही छोड़ देगा। भाई बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो ये एंड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये एंड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ पे हीट करो पूरी पूरी हीट क्या हो दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाए, दूसरे एंड पर पूरी पूरी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब हीट ट्रांसफर होगी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो स्टडी स्टेट हमारा आ जाता है। उस स्टडी स्टेट को अचीव करने के बाद अगर मैं और ज्यादा हीट दूं और वहां पर कुछ रिसीवर वगैरह लगे हो तो जो हीट हम देंगे वो हीट गिवन इज हीट लॉस, मतलब हीट गेन इज हीट लॉस। उस स्टेट को बोलेंगे स्टडी स्टेट और ये जब इंक्रीज हो रहा है उसको बोलेंगे वेरिएबल स्टेट, ठीक है। अब समझिए, तो जब स्टडी स्टेट, व्हेन स्टडी स्टेट इज अचीव्ड, स्टडी स्टेट इज अचीव्ड, उस एंड पे क्या होगा, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी। और समझो, चलिए इसमें बना लीजिए वही डायग्राम जो बनाया था मैंने। अगर ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है और ये आपका क्या है Q3 है, तो Q1 बराबर Q2 प्लस Q3, नोट कर लो। पंखा चला दूं थोड़ी देर। इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, हीट
इंटर्ड पर सेकेंड इक्वल टू हीट, अगर dt से डिवाइड कर दो बेटा, टाइम टेम्परेचर नहीं, अगर dt जितना हीट आई उतनी हीट गई, तो हम कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो बोलू हीट इंटर्ड पर सेकेंड बराबर हीट आउट पर सेकेंड, हीट आउट पर सेकेंड, जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी पर सेकेंड में। हाँ बताओ बताओ, कौन चीज नहीं जान पाओ। हाँ 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 हाँ, बाहर लॉस होगी, बात तुम्हारा एकदम सही है। अभी बच्चों को इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा लॉसेस नहीं हो रहे हैं, रेडिएशन और कन्वेक्शन में लॉसेस हमारे नहीं है। तुम्हारी क्वेरी सही है, सही क्वेश्चन पूछा तुमने, लेकिन जब हम इसकी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है, हमने ये माना है कि यहाँ पे लॉसेस हमारे नहीं हो रहे हैं, ये मान के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं आगे बताता आपको, ठीक है। जैसे ये देखो एसी का पाइप लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हो एसी का पाइप लगा हुआ है, तो ये रैपिंग क्यों है? हाँ सब लोग जानते हैं इसमें कॉपर पाइप होता है, सबको पता है ना, अंदर कॉपर पाइप, उसके ऊपर क्या होता है, वो ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर के ऊपर भी टेप है, टेप तो प्रोटेक्शन के लिए चिपका रखा है। जो कॉपर पाइप है, कॉपर के ऊपर पाइप के ऊपर काला काला कलर का वो रहता है ना, याद है ना, देखा सबने एसी का पाइप देखा है, कॉपर के पाइप्स होते हैं, तो कंडेंसर वहां लगा है ना, उसकी मेन मशीन क्या है वहां पे, वहां से क्या है कोल्ड एयर आ रही है, तो जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो वो मेटल बॉडी है, तो मेटल से क्या एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, लॉसेस हो जाएगा, वही कन्वेक्शन की वजह से या रेडिएशन की वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है। उस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको रैप करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल से हम इसको रैप करेंगे। बट यहां पे हमने कभी देखो कंसीडर हीट लॉस कंसीडर नहीं किया, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हमारा कहीं पे भी कन्वेक्शन और रेडिएशन में लॉसेस हमारे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया हुआ। चलो, तो हीट इंटर्ड पर सेकेंड बराबर हीट, और अगर होगा भी लॉस तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लॉस क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, ज्यादा लॉस नहीं है। नेक्स्ट लिखो, ये हो गया हमारा, हाँ तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखा मैंने, डी क्यू हीट इंटर्ड पर सेकेंड बराबर हीट आउट पर सेकेंड। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी इन बराबर डी क्यू बाई डी टी आउट। ये कौन सा डी टी है, टेम्परेचर, टाइम है, कौन सा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादातर जगह पे हमने थर्मो में यही यूज किया, डीटी को टेम्परेचर यूज किया, बट ये वाला कौन सा है, ये वाला टाइम है, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, जितना इनपुट होगी उतना ही आउटपुट या मतलब आउट, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, लिखो एक हेडिंग डालेंगे आइसोथर्मल सरफेसेस। आइसोथर्मल सरफेसेस पहले हम लोग समझ लें तब आगे बढ़ें। आइसोथर्मल सरफेस, हेडिंग डालिए आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, तो देखो देखिए समझिए, एक मेटल की मेज मान लीजिए, मेटल की मेज है और मेज के जस्ट नीचे मैंने क्या लगा दिया है, कैंडल लगा दिया, कैंडल लगा दिया। अब इसको आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो ये कैसे हीट अप होगा, पहले ऐसे हीट होगा, फिर ये ऐसे हीट होगा और फिर ये, भाई स्क्वायर प्लेट है उसके नीचे मैं क्या लगा दूं, कैंडल लगा दूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है और इसके नीचे मैं क्या करूं, कैंडल लगा दूं, तो पहले इसका ये एंड हीट होगा ना, उसके बाद ये क्या करेगा,
स्फीयर के या सर्किल के शेप में क्या होगा, हीट होना शुरू करेगा। तो ये जो सरफेस है, एक सर्किल की जो सरफेस है उस पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम। कब, जब ये स्टडी स्टेट हमारी अचीव कर लेगी। भाई एक समय लगेगा ना अचीव करने में, पता है ना। जैसे रॉड था, ये क्या है, प्लेट है, तो इनिशियली तो स्टडी स्टेट नहीं आएगी, लेकिन जब कभी भी स्टडी स्टेट आ जाएगी उस समय पे, इसको मैं इधर बनाऊं, ठीक है, तो ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, ठीक है, इन सब पे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, आइसोथर्मल स्फेरिकल सरफेसेस, आइसोथर्मल स्फेरिकल सरफेस। सेम इज लाइक कैंडल, कैंडल आप जलाते हैं, ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये हीट हो रही है तो ये इसकी इसकी जो सरफेस बनेगी तो वो कैसी होगी, वो भी क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। बनाओ जरा देखें। बातें नहीं बच्चों, चलेगा ये। अरे विजुलाइज कर लो बच्चों, पढ़ाई देखो कैसे शेप आ रहा है इसका, स्फेरिकल टाइप का शेप आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, तो ये हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है स्फेरिकल में। तो मैं ये कह रहा था कि इसके जो, अगर मैं सरफेस बना दूं ऐसे करके तो यहां पर क्या होगा, मतलब जो सरफेसेस होंगी वो क्या होंगी मेरे हाथ से हिल रहा है क्या चल, बस आप लोग समझ गए। आप लोग ज्यादा समझदारी दिखाएंगे तो को दिखाऊंगा नहीं चलो दिखा देता हूं कि तुम्हारे थोड़े दिमाग में आ जाए। 10-20% बच्चे तो समझ में आ जाता है उनको, मुझे पता लगता है, लेकिन कुछ मैं उन 10-20% के लिए काम कर रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है। वरना 70-80% बच्चों को समझ में आ जाता है, मैं बोलता हूँ, ये बोल रहा हूँ तो समझ में उनको आ रहा है। लेकिन जो 10-20% बच्चे हैं जिनको नहीं समझ, विजुअलाइजेशन हर आदमी की अच्छी नहीं होती बच्चों, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ आप सीख जाओगे। समझ में आया, चीजों को रिलेट करना सीखिए। चलिए आपको समझ में ये आया। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये समझ में आ गया ना
कैंडल है तो स्फेरिकल और स्फेरिकल सरफेस है तो वो आइसोथर्मल होगी। आइसोथर्मल कौन सी सरफेस होगी जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वो कब कांस्टेंट होगा, जब स्टडी स्टेट हमारी अचीव हो जाएगी। जब स्टडी स्टेट अचीव नहीं है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तब हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रॉड को भी थोड़ा सा, रॉड को हमने कहा थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ना, रॉड थोड़ी सी बड़ी सी लेते हैं और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो बना लीजिए, बना लो, बाद में बना नहीं पाओगे। देखो ये रॉड ही तो है, ठीक है, और ये क्या है, इसके क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर के शेप में है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, प्लेट समझ सकते हो, एक प्लेट ये लगी, एक प्लेट ये लगी, एक प्लेट ये लगी, तो इस पूरी प्लेट का टेम्परेचर क्या होगा, ये विजुलाइज कर पा रहे हो आप लोग, ये पूरा विजुअलाइजेशन हो पा रहा है। रॉड है, रॉड को अगर बीच से कट करोगे तो ये क्या आ गया, एक आपका फेज आ गया, और ये क्या है, ये भी आपका एक क्रॉस सेक्शन है, और ये भी आपका क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है। तो जब हमारी स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी उस समय क्या होगा, उस समय इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम, इसका सेम, इसका सेम। ठीक है, और इसका टेम्परेचर इसके बराबर नहीं, इसका हमेशा ही ज्यादा। अगर इस एंड को हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर और कम। इस एंड को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि ये है आपका T1 पर और ये है आपका T2 पर, और T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, और इसको आप मान लीजिए कौन सा प्लेन है, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2 और ये प्लेन आपका 3। तो मैं बोल सकता हूं कि TP1 इज ग्रेटर देन TP2 इज ग्रेटर देन TP3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनर आइसोथर्मल सरफेस। ये जो सरफेस है इनको क्या बोल सकते हैं हम, प्लेनर आइसोथर्मल सरफेसेस, प्लेनर आइसोथर्मल सरफेसेस। चलिए ठीक है, समझते चलिए, हो गया। अभी केवल शब्द करा रहे हैं कि शब्दों का मतलब आपको समझ में आए। क्वेश्चन आएगा तो आइसोथर्मल सरफेस, कहीं पे प्लेनर, कहीं पे स्फेरिकल, तो शब्दों का मतलब क्या होता है ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टडी स्टेट है, वेरिएबल स्टेट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कुछ भी है, व्हाटएवर। तो समझ रहे ना, हीट को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन, रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन, ये नोट हो गया, रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन between the isothermal surface, rate of thermal conduction between the isothermal surface। अच्छा, ये कैसी रॉड है, ये जो रॉड मैंने बताई आपको, ये कैसी रॉड है, ये वो स्फेरिकल वाली रॉड नहीं है, वो तो सिलेंडर हो जाता तब। ये चौकोर है, ये चौकोर है ना रॉड, हाँ क्यूबाइडिकल है। ठीक है, ये रॉड वो नहीं है। अगर गोल रॉड जैसे पेन जैसी रॉड होती तो फिर उसका सरफेस कैसे बनाता, उसका तो मैं ऐसे बनाता, तब वहां पे क्या, ये जो सरफेस होती है वो कैसी होती,
वो सर्कुलर होती, आइसोथर्मल सरफेसेस कैसी होती, सर्कुलर। यहाँ पे कैसी हैं, प्लेनर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपका उस तरीके से प्लेन पे और मोमबत्ती लगा के हमने हीट किया, या मोमबत्ती आपकी हीट हो रही है, तो उस पे कैसी है, उस पे स्फेरिकल है। समझ में आया। अगर हम जिस चीज को, जिस पार्टिकल को हीट कर रहे होंगे, उसकी आइसोथर्मल सरफेसेस कौन सी होंगी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। रॉड होगी तो समझ जाओगे, स्क्वायर वाला होगा तो समझ जाओगे अपने आप। ठीक है, अब हमने कहा रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन बिटवीन द आइसोथर्मल सरफेस। हेडिंग डालिए, रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन बिटवीन द आइसोथर्मल सरफेस। ये सिलेंड्रिकल रॉड है, कैसी है, सिलेंड्रिकल रॉड। तो इसकी आइसोथर्मल सरफेस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। ठीक है, ये हमने बोला T1 और ये बोला हमने T2, और इसकी लेंथ कितनी बोली हमने, L। कितनी लेंथ बोली हमने, L। और ये सारी क्या होंगे आपकी आइसोथर्मल सरफेस होगी, आइसोथर्मल सरफेस होगी। इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल आइसोथर्मल सरफेस। इसको कैसी बोलेंगे, सिलेंड्रिकल आइसोथर्मल सरफेसेस। कैसे बोलेंगे, वो तो प्लेन हो, सर्किल तो एक प्लेन हुआ, सरफेस को क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हीट करंट क्या होती है। जैसे मैं बोलूं हीट करंट, तो हीट करंट क्या होगी, dq बाई dt। क्या होती है, dq बाई dt। और जैसे अभी बोला था ना, जो आपको क्या बोला था, dq बाई dt, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर सेकेंड, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, हीट करंट। जैसे आई हमारा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हमने कुछ हीट दिया और हीट वहां से बाहर निकली। और हम करंट को कैसे पढ़ते हैं, जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, dq बाई dt। तो ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एनालॉजी क्रिएट करिए, जैसे करंट को हम कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq बाई dt। ये क्या है, करंट है। और यहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये क्या है, dq बाई dt। सेम है ना। यहाँ पे किस, जो अगर हम उसकी बात करें इलेक्ट्रोस्टैट की, तो उसमें हम करंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो करंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। और हीट करंट क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगा, हीट करंट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और ट्रांसफर ऑफ हीट होने के लिए कौन सी स्टेट में होना चाहिए, स्टडी स्टेट में होना चाहिए। अगर वेरिएबल स्टेट में है तो जो हीट दे रहे हैं, हीट विल बी यूज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हमारा स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगा, तभी आपका क्या है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, और हीट ट्रांसफर होगा तो हीट करंट को हम क्या बोलेंगे, dq बाई dt। क्या बोलेंगे, dq बाई dt। और ये जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू होता क्या है, डेल्टा क्यू मतलब dq है, इसको डेल्टा क्यू भी हम कह सकते हैं ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा t। अगर बड़ा होगा तो डेल्टा क्यू बाई, और छोटा होगा तो dq बाई dt। तो ये प्रोपोर्शनल होता है t1 माइनस t2 के, किसके, t1 माइनस t2 के। और डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू किसके, हाँ, एरिया के। और डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ। डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ। बात समझिए, इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन, वैसे तो ये लॉज हैं बट फिर भी आप समझिए कि देखो जो डेल्टा क्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। इस बात को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना। ये जैसे मान लो 50 है, मतलब ये 60 है और ये 50 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका कम हीट ट्रांसफर होगा। और जब इसका 60 है और इसका 10 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 50।
तो पहले तो ज्यादा हीट आपकी ट्रांसफर होगी, भाई उसको हीटअप करेगा, स्टडी स्टेट में लाएगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा। तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, एरिया ज्यादा होगा तो भी हमारा हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका एग्जांपल समझिए, जैसे एक छोटी सुई आपने देखी होगी, सुई सब लोग जानते हैं, ठीक है, और एक निटिंग रॉड होती है, वो जो सिलाई करने वाली रॉड होती है, वो भी सब लोग जानते हैं। अरे जानते नहीं जानते हैं, मम्मी लोग अब तो करती नहीं है, पहले जमाने में होता था ना, होगा घर पे, देखा होगा किसी ने। तो छोटी सी अगर सुई को आप हीट करिए तो क्या वो ज्यादा हीट होगी, उसका एरिया क्या है, सुई का एरिया क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ज्यादा हीट कर दोगे तो मेल्ट हो जाएगी, ज्यादा हीट कर दिया तो क्या हुआ, अपना स्टेट में ही वो खत्म हो गया। इसको एंड को हीट किया तो ये एंड हीट हुआ, लेकिन क्या बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर ही कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। उसके एंड पे आप एक वही निटिंग रॉड लो, जो सिलाई वाली होती है, कोई भी रॉड ले लीजिए आप लोहे की, उसको आप हीट करिए, उसको हीट करिए तो हीट ट्रांसफर आपका ज्यादा होगा, एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हीट जो ट्रांसफर है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। और बड़ा ले लीजिए रॉड जो है, आप अपनी और बड़ी ले लीजिए, और बड़ी रॉड लें और हीट करें तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, और ज्यादा होगा। तो हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ कम, जैसे सुई की लेंथ कम, छोटी, तो ट्रांसफर आपका क्या, कम, और हीट की उसकी लेंथ आपकी ज्यादा, जैसे निटिंग रॉड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा, तो आपका क्या है, अरे ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, रुको 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 समझाते हैं, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, अरे रुको बता, हाँ यहां तक समझ में आया, चलो यहां तक समझ में आया। अब इसको भी समझते हैं। अब हमारा क्या है, देखो ये क्या है, डेल्टा क्यू, क्या है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का मतलब ये है, रुको बच्चों एक मेजर कंफ्यूजन हो गया क्या, जैसे अगर लेंथ हम क्या करें, ज्यादा, लेंथ ज्यादा करेंगे तो हीट क्या होगी हमारी, लेंथ ज्यादा करेंगे तो हीट क्या होगी, रुको, लेंथ इंक्रीज करें तो डेल्टा क्यू क्या होगा हमारा, कम होगा, और लेंथ अगर कम करें तो डेल्टा क्यू क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। हाँ बात सही है। देखो आपने सुई का एग्जांपल लिया, सुई क्या है, सुई की लेंथ कम है, जब लेंथ हमारी कम है उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। और उसी की लेंथ हमने बढ़ा दी, उसी लेंथ हमने बढ़ा दी और सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका, कम होगा। भाई उसकी लेंथ आपने बढ़ा दी तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा आपका, कम होगा। तो इन तीनों को मिला के हमारा बना, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि हीट का ट्रांसफर हमारा ज्यादा हो, ज्यादा हो तो लेंथ क्या होनी चाहिए, हमेशा ही कम, लेंथ हमेशा कम, और एरिया हमेशा ज्यादा। तो एरिया हमेशा ज्यादा होना चाहिए और लेंथ क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा, और लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब हमारा कंडक्शन क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा, हीट कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब रॉड की साइज क्या होनी चाहिए, रॉड जो है कैसा होना चाहिए आपका, रॉड होना चाहिए स्मॉल, लेंथ इसकी स्मॉल होनी चाहिए और एरिया इसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लार्ज, तो इसको ऐसे कह देते हैं कि छोटा मोटा होना चाहिए या छोटू मोटू होना चाहिए। रॉड क्या होनी चाहिए, छोटू, और होनी चाहिए मोटू, समझो। रॉड कैसी होनी चाहिए, छोटू, होनी चाहिए मोटू, मतलब उसका एरिया क्या हो, बड़ा, और लेंथ क्या हो, लेंथ क्या हो, छोटी, और एरिया क्या हो, बड़ा, ठीक है। तो छोटू हो मगर क्या हो, मोटू हो, तो उसका हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका, ज्यादा। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए रॉड, छोटू मोटू होना चाहिए ना, याद कर लेंगे, याद नहीं करेंगे समझ लेंगे ना।
घर पे मत बताना, नहीं तो बताएंगे फिजिक्स वाले सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, छोटू मोटू पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? रॉड कैसा होना चाहिए? छोटू मोटू होना चाहिए ना, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो डेल्टा क्यू, अब फाइनली हमने देखा कि डेल्टा क्यू किसके प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 एंड इंटू ए अपॉन एल। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे बच्चों, तो आएगा डेल्टा क्यू बराबर के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। दिस इज योर फॉर्मूला। ये शायद आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, डेल्टा क्यू बराबर के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। अच्छा, ये सब सवाल जो बता रहे हैं एल और ये सब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन में सवाल। देखो सवाल नीट में कैसे आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएंगे, एनालिसिस टाइप के सवाल आते हैं। तो ये जितनी आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट में एनालिसिस कर लिखी होगी तभी आप इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला तो ये है डायरेक्ट पढ़ा दो निकल जाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप इसको एनालिसिस करना, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ना, छोटा है बड़ा है एरिया ज्यादा है, फिर एरिया भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज आप ले रहे हैं, आप सिलेंडर ले रहे हैं कि आप स्फेरिकल ले रहे हैं कि आप किस तरह का ले रहे हैं, तो कौन सा आइसोथर्मल आपका प्रोसेस है, तो वो सवाल आपको मिलेंगे, सवालों में आपको मुलाकात होगी। तो जितना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बना रहेगा उतना ही आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? रटना नहीं है, लिख लेना हिंदी में वो अपने समझने के लिए, बट उसको भी रटना नहीं है। चलिए आगे चले हम लोग। तो यहां पर के क्या है, व्हाट इज के? कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी कांस्टेंट। के इज नोन एज कंडक्टिविटी कांस्टेंट और कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। इसमें भी देखिए कि तो हमने मिटा लो बेटा उसको, हो गया ना, मिटा लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा क्यू बराबर क्या आया, के T1 माइनस T2 अपॉन क्या आया, एल। लिखो फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज। ये तो लार्ज चेंज की बात है ना, तभी तो हम डेल्टा क्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें, थोड़े से चेंज की, तो उसको क्या बोलेंगे, डी क्यू। डी क्यू बराबर के ए डी टी बाई डी एक्स, और यहां पे एक निगेटिव साइन आएगा, और क्यों आएगा मैं बता देता हूं आपको। क्या ये टी, ये क्या है, डेल्टा टी ही तो है, ये क्या है के ए, ये क्या है डेल्टा टी अपॉन एल। यहां पे क्या होगा, डी टी, डेल्टा टी की जगह डी टी, एल की जगह डी एक्स, और ये क्या के ए डी टी बाई डी एक्स, बट ये विथ अ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों आया थोड़ा समझ लो, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, जैसे ये रॉड है ना, बात थोड़ा समझ लीजिए निगेटिव साइन क्यों आया। ये रॉड है, यहां से हमने हीट अप करना स्टार्ट किया, इधर का टेम्परेचर ज्यादा इधर का टेम्परेचर कम, एक स्मॉल हमने एरिया ले लिया, ये कितना बना एरिया ले लिया मैंने, dx ले लिया, इधर का टेम्परेचर T1 इधर का टेम्परेचर T2, तो dx बराबर के, ये dx बराबर क्या लिख दूं मैं, x2 माइनस x1, और dt है ना, तो dt को मैं T2 माइनस T1 ही तो लिखूंगा, जब नीचे x2 माइनस x1 तो ये T2 माइनस T1, बट T2 माइनस T1 क्या है, T2 क्या है टेम्परेचर कम और T1 टेम्परेचर ज्यादा, तो ऊपर क्या आ जाएगा निगेटिव, बट लेंथ तो क्या है x2 आपकी ज्यादा और x1 आपकी कम, भाई ये ज्यादा और ये कम, तो ऊपर आ गया निगेटिव और नीचे आ गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ गई निगेटिव। बट डेल्टा क्यों निगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा क्यों निगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो dt बाई dx हम लिख रहे हैं ये आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो dt बाई डी एक्स कर रहे हैं, ये आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैसा क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। उस नेगेटिव क्वांटिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लगा दें, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपने फॉर्मूले में पहले से ही लगा दें, तो हमारा dq क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। रटना नहीं है, ठीक है। dq बराबर माइनस के ए dt बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए एक बात और, dq बाई डी एक्स, चलो ठीक, डी क्यू बाई के ए डी टी बाई डी एक्स। चलो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट में ही करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है ना, वो सब ग्राफ वगैरह हम लोग करेंगे, कल के लेक्चर में करते हैं, ठीक है।